वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल की चाल कामयाब रही और चोर पकड़ा गया। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें स्वीकार कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थीं वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो माल चोरी हो गया था वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा कर इनाम भी दिया। शिक्षा: चोरी कभी छिपती नहीं। चोर कोई न कोई गलती करता है और पकड़ा जाता है। अतः चोरी नहीं करनी चाहिए। पैट SCR दोस्त BLA 18 कपटी औरत। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं। दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपना, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। FS कपटी औरत। बीरबल पहले ही वहां उपस्थित रहकर दोनों का बयान सुन चुके थे। उन औरत से पूछा, तेरे जेवर की क्या कीमत थी? करीब 5000 अशर्फी, उस औरत ने रोने वाला मुंह बनाकर कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उसकी वेशभूषा और चालान देखकर उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने महंगे जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेसी को फंसाकर लूटना चाहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने से 5000 अशर्फियां मंगवाई और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह अशर्फियां उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह अशर्फियां औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल की कही सारी बात समझाकर वह अशर्फियां उसे दे दी। वस्त्रा। कुछ देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5000 अशर्फिया दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे।
उस परदेसी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 अशर्फिया दे दी। औरत उन्हें लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। 3108 दोपहर के 3:22 सुनील कुशवाहा 8133 अनुसूचित जाति SCR के पॉल कपटी औरत 71। वह थोड़ी दूर ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसकी सारी अशर्फियां छीन लाओ, उन्हें लेकर ही लौटना। परदेसी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। बहुत कोशिश की लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने अशर्फियां नहीं छोड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से अशर्फियां मिली हैं वहीं चलकर तुझे दे देती हूं। औरत ने सोचा कि बादशाह और बीरबल उस आदमी को दंडित करेंगे। जैसे ही वह परदेसी उस औरत के पीछे अशर्फियां छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को वहां हुई घटना के बारे में सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत तथा आदमी के आने से पहले ही वहां का सारा हाल बता दिया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है और परदेसी को फंसाकर धन ऐंठना चाहती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लेकर वह औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो धन आपने मुझको दिलवाया है, उस धन को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सामने इसे ले आई हूं। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे अशर्फियां छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की पर मैंने छीनने ही नहीं दिए, औरत ने विजयी होने वाले भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जिस आदमी के पास तुझसे अशर्फियां छीनने भर की भी ताकत नहीं है, वह जेवरात कैसे छीन पाया होगा? तू झूठी है, अशर्फियां अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अशर्फियां वापस दे दर दी और माफी मांगने लगी। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेलखाने में डलवा दिया तथा उस परदेसी को बाइज्जत थोड़ा धन देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई एवं न्याय से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। शिक्षा: अपराध कभी छिपता नहीं, युक्ति से वह पकड़ में आ ही जाता है। 19 बेगम बहक गईं। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को उसके पद से हटवाना चाहते थे, किंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना संभव नहीं है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को भड़काते हुए उससे कहा, आप तो महाराज के रिश्तेदार हैं और बुद्धिमान तथा कुशल भी हैं, फिर भी आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार की बातें कहकर समझा बुझाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने दीवान का पद पाने के लालच में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और अकबर बादशाह को बीरबल के विरुद्ध भड़काने और पद से हटाने का भरपूर प्रयास करने को कहा। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकी। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बेगम ने जब यह देखा कि इस तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं बदली जा सकती, तो वे अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों अर्थात त्रियाचरित्र को दिखाने का प्रयास करने लगीं।
बेगम बहक गईं। 73। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए तो रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की नाराजगी का कारण समझ लिया, पर अनजानों की तरह बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू लाते हुए कहा, यदि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बीरबल को उसके पद से हटाकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मेरी नाराजगी समाप्त नहीं होगी। बेगम की यह तरकीब काम कर गई। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहकर सोचने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और विद्रोह भी कर सकती है। तुम कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही शर्मिंदा होकर वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से कुछ उम्मीद नजर आई। वह कोई तरकीब सोचने लगीं। कुछ देर बाद खुशी से बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात से सहमति जताई। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से स्थित थे, परंतु बीरबल अभी तक नहीं आए। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। बादशाह काफी देर तक बीरबल का इंतजार करते रहे। जब बीरबल को आने में बहुत देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उन्हें लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं। दूत ने वापस आकर बीरबल का संदेश राजा को बता दिया। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। प्रतीक्षा करते करते जब बहुत समय गुजर गया तो बादशाह को बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहांपनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। बादशाह को लगा कि अब तो बीरबल अवश्य ही आ जाएंगे। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं अतापता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अच्छा अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल के जिद्दी बेटा 55 बारे में बड़ाई करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां चले तो गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले आना हंसी खेल नहीं था। सिपाही असमंजस में थे और भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश बीरबल को कह सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र ही कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म न मानने और दरबार में समय से उपस्थित न होने का कारण पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वह शांत नहीं हुआ है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता।
लड़के का बहाना बनाकर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के के रोने का प्रमाण नहीं दोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु लड़का मानने को तैयार ही नहीं था, चुप ही नहीं हो रहा था। बादशाह के कारण पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का बहुत रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ने लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु सामने रखे गन्नों से उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने मोटा और अच्छा गन्ना निकाल कर दिया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर पता चला कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते 56। जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहत है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोल कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछन कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक पर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर बते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं चापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला स्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक ठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 58। मूर्ख कौन? अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होश पहले ही उड़े हुए थे। अब यह बात सुनकर उनका रहासा होश भी गायब हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा के आदेश से रखी जाती है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकंपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल उसे डांटते हुए बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों तक आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है, आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने के लिए बहाना बना रहे हैं। बादशाह को आपकी किसी वस्तु की जरूरत हो तो आप नहीं देंगे।
जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी की भी हस्ती नहीं है कि जो उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर सके। यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुंहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला अंदर तक कांप गया। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा डर था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, दाढ़ी के बदले 10 अशर्फिया दिलवा दो। बस फिर क्या था, वहां तो आज्ञा देने की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 अशर्फिया दे दी गई और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी गई। मुल्ला ने 10 अशर्फिया लीं और अकबर बादशाह को दाढ़ी थमाकर, जान बची तो लाखों पाए समझकर घर के लिए तेजी से चल दिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को दरबार में बुलवाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी महाराज की आज्ञा मिलते ही तुरंत दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में मुंहमांगी कीमत आपको दे दी जाएगी। जहां पनाह मालिक हैं, जो चाहे वह करें। मगर हुजूर बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं, व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसमें गरीब या अमीर की कोई बात ही नहीं है। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है। तुम जो कीमत मांगोगे तुम्हें दिलवा दी जाएगी, बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा। मूर्ख कौन? 59। व्यापारी डरता हुआ बोला, जहां पनाह हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं बताते? लेकिन क्या कर रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो मैंने इन्हीं बालों की खातिर 5000 अशर्फिया खर्च की थीं। फिर जब पिताजी मरे तो उतनी ही फिर खर्च कर की, और इन्हीं वालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च हो गईं, और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है, व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुई। यह लो 20,000 अशर्फिया और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुड़वाने बैठ गया। जैसे ही नाई ने दाढ़ी को हाथ लगाया, व्यापारी को गुस्सा आ गया। व्यापारी ने झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, अबे यह क्या, तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी है? अब यह बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस बेतुकी बात से अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बदमाश को धक्के मारकर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपनी 20,000 अशर्फिया लेकर वहां से रफूचक्कर हो गया। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, अब तो आपने जान ही लिया होगा कि व्यापारी 20,000 अशर्फिया भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया। मुल्ला जी ने तो केवल 10 अशर्फियों में ही दाढ़ी मुड़वा दी। अब बताइए महाराज, कौन चालाक और कौन मूर्ख? महाराज चुप थे। शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को बचा लेता है। 15। झक मार रहे हैं। इस बार बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़क उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शाम के समय नगर में घूमने निकले और घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उनको मछलियां पकड़ते देखकर बादशाह अकबर को भी मछली पकड़ने की इच्छा हुई। वह भी कांटा डाल मछलियां पकड़ने लगे। बादशाह को इस कार्य में बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक किसी के आने का पैगाम लेकर बीरबल को बादशाह अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा।
वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पैगाम बेगम साहिबा को दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम को बीरबल का इस तरह उत्तर देने का लहजा पसंद नहीं आया। जब बादशाह अकबर महल लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे लहजे में उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह क्रोध से बौखला गए। बेगम ने तभी आग में घी डालने का काम किया। आपने बीरबल को इतना मुंह लगा रखा, झक मार रहे हैं। 61 है। यह उसी का नतीजा है कि वह आपकी इज्जत करना भूल गए हैं और आपके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा गुस्से में तमतमा उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को बुलाकर ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है, तुम अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हो। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलीज़ा बादशाह झक मार रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही तो मार रहे थे। यदि संस्कृत भाषा बोलना अपराध है तो मुझे क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को सारी बात समझ आ गई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गईं, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। उन्होंने शब्दों का अपनी समझ के अनुसार अर्थ लगा लिया था। इसके बाद बादशाह और बेगम जनाने महल में चले गए। बादशाह अकबर जनाने महल में बैठे ही थे कि तभी उनकी बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में खिलाने के लिए दे दिया। बादशाह अकबर अपने नन्हे बेटे को बड़े ही प्यार दुलार के साथ खिलाने लगे। कब प्रतीक्षा करते करते जब बहुत समय गुजर गया तो बादशाह को बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहांपनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। बादशाह को लगा कि अब तो बीरबल अवश्य ही आ जाएंगे। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं अतापता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अच्छा अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल के जिद्दी बेटा 55 बारे में बड़ाई करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां चले तो गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले आना हंसी खेल नहीं था। सिपाही असमंजस में थे और भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश बीरबल को कह सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र ही कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभाभवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म न मानने और दरबार में समय से उपस्थित न होने का कारण पूछा। बीरबल बोले, जहांपना, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वह शांत नहीं हुआ है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। लड़के का बहाना बनाकर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, यह अच्छा नहीं हुआ।
यदि सचमुच तुम लड़के के रोने का प्रमाण नहीं दोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु लड़का मानने को तैयार ही नहीं था, चुप ही नहीं हो रहा था। बादशाह के कारण पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का बहुत रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ने लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु सामने रखे गन्नों से उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने मोटा और अच्छा गन्ना निकाल कर दिया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर पता चला कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते 56। जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहत है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोल कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछन कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक पर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर बते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं चापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला स्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक ठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 58।